इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हार्मोन्स की कमी होती है, और एक ख़ास उम्र में बुज़ुर्ग औरतों में जब माहवारी बंद हो जाती है तो उनमें हार्मोन्स की कमी की वजह से ये बीमारी आ जाती है। ये ऐसा मर्ज़ है जो कि बग़ैर बताए जिस्म में सरायत कर जाता है। इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। हड्डी क्या चीज़ है? हड्डी एक मुर्दार चीज़ नहीं है, एक बॉडी का टिशू है। इसमें ये कंटिन्यूसली बन भी रही है और इसके जो पुराने खली हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो रहे हैं। तो जब बचपन होता है, जिस ज़माने में हड्डी बनती है, उसमें बनने का अमल तेज़ होता है कंपेयर टू डिज़ोल्व होने का, और ये अमल जारी रहता है। हम समझते हैं कि तकरीबन 40-45 साल की उम्र के बाद तक, और उसके बाद ये अमल उल्टा हो जाता है और इस ज़माने के बाद हड्डी खुलना ज़्यादा शुरू हो जाती है और बनने का अमल सुस्त पड़ जाता है। आपकी ग़िज़ा अगर उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो तब भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का ज़्यादा इम्कान है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बिल्कुल किसी किस्म की वर्जिश नहीं करते, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होने का इम्कान होगा। अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का ज़्यादा इम्कान है। बाज़ मेडिसिन्स ऐसी हैं जैसे कि कॉर्टिसोन, बाज़ लोगों को कॉर्टिसोन लेनी पड़ती है, तो कॉर्टिसोन की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। और जिस की ज़िंदगी में ऑस्टियोपोरोसिस आया उसमें कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। शुक्र ये है कि हर शख्स की ज़िंदगी में ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं पैदा होता, लेकिन इतना आम हो गया है कि हमें इसके बारे में आगाही ज़रूर चाहिए। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियाँ पिचक सी जाती हैं और ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। जो हमारे उम्र रसीदा ख़वातीन हैं और मर्द हजरात हैं, उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है और या गिरते हैं तो कलाई की हड्डी टूट जाती है, या फिर उनके कमर में काफ़ी दर्द रहती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस की होती हैं। इस मर्ज़ में जब फ्रैक्चर हो जाती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी घनावनी होती हैं कि हिप की फ्रैक्चर में यानी कूल्हे की फ्रैक्चर में 20% तक मौत का इम्कान होता है ऑपरेशन के बावजूद। कॉम्प्लिकेशंस और मेनोपॉज, जैसे मैंने पहले भी बताया, फ्रैक्चर्स हैं, कद में कमी। आप अक्सर सड़क पे या कहीं अपने ख़ानदान में औरतों को देखोगे जिनकी कमर यूँ झुकी हुई है। ये कमर आम तौर पे इस वजह से झुकती है कि वो ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो के वो एक दूसरे पे बैठना शुरू हो जाती हैं। अगर वॉक की जाए या कोई वर्जिश बाकायदगी से की जाए और अपनी खुराक में जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल रखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये ऑस्टियोपोरोसिस की पेचीदगियाँ पैदा नहीं होंगी। जहाँ तक ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने का तल्लक है, उसकी प्रिवेंशन का तल्लक है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, और उसके अलावा एक एज में तो ऑस्टियोपोरोसिस ने तो होना ही होता है, मगर मेडिसिन लेने से उसकी स्पीड या उसका टाइम जो है चेंज किया जा सकता है। लिहाजा कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, वो 2 किस्म की हैं। एक तो मेडिसिन जो हैं वो हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाती हैं, यानी बाज़ सेल्स जो हैं वो हड्डियों को भुरभुरापन की तरफ लेके जाते हैं, उनको उनके अमल को ये रोकती हैं ये। और दूसरी मेडिसिन जो हैं वो हड्डियों को बिल्डअप करती हैं और हड्डियों को मजबूत करती हैं, और वो उनमें दूसरी किस्म की मेडिसिन्स हैं। इसके साथ साथ वो एक्सरसाइज करें, अपने वज़न को मेंटेन रखें, और एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है बैलेंस रखने के लिए हड्डियों की ग्रोथ की। और इसके साथ विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेते रहें।
इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है ख़वातीन व हज़रात। ये मर्ज़ जो है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और जब ज़रूरत हो तो डॉक्टर्स की तरफ रजू करके अपने मेडिसिन शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह आपको कोई किसी किस्म के फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। आपकी हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी और आपकी फ्रैक्चर होने का इम्कान जो है वो कम से कम होगा। तो इसी तरह हमने जिस तरह मेडिकल ने प्रोग्रेस किया तो हमने देखा कि ये बिसफॉस्फोनेट्स कई आई जो इंस्टेड ऑफ रोज़ाना लेने के कई हफ्ते के हफ्ते हो गई। अब कई दवाइयाँ हैं जो ना सिर्फ हफ्ते के हफ्ते, जो ज़ाहिरी बात है कि ज़िंदगी में आसानी कर देती हैं और उतनी ही अफादियत की होती हैं, हर महीने के महीने लेते हैं, तो ज़ाहिरी बात है एक दवाई जो रोज़ाना लेना है कंपेयर टू जो कि हर महीने के महीने लेना है, ज़िंदगी में आसानी कर देती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह जिस तरह मैं जिक्र किया कि बहुत से लोग हैं जिनको ये तज़ाबियत कर देती है, तो ऐसे लोगों को कई बार ओरल दिया जाए, बेशक रोज़ाना, बेशक हफ्ते के हफ्ते, बेशक महीने के महीने, वो टॉलरेट नहीं करते। तो जो लोग ओरल नहीं टॉलरेट कर सकते उनको हम इंजेक्टेबल हर 3-3 महीने दे देते हैं। ये दवाइयाँ जो हैं चूँकि या तो रोज़ लेनी होती हैं या हफ्ते में एक बार लेनी होती हैं या महीने में एक बार लेनी होती हैं, तो जिन लोगों को ये मैदे के प्रॉब्लम्स हों उनके लिए बेहतर है कि वो लॉन्ग टर्म जो यूज़ है उसके लिए ये महीने की गोली आप ले लें। एक तो मैदे को कम अपसेट करेगी और ये रोज़ रोज़ का याद रखना कि आज खाई आज नहीं खाई, वो भी उसके साथ भी आराम हो जाता है। इसी एब्जॉर्प्शन की ना होने से या कम होने की वजह से अब जो नई कंपनीज़ आई हैं उन्होंने नई दवाइयाँ निकाली हैं जो महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार या साल में एक बार उनके अब टीके लग जाते हैं। टीकों से फिर वो एब्जॉर्प्शन खूब फौरी तौर पे खून में चली जाती है और इसमें लोगों को अफादियत ज़्यादा होती है। अगर एक किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उस पर जो ख़र्च होता है वो उससे कई गुना ज़्यादा है और तकलीफ़ और उसके जो मसाइल हैं वो उसके अलावा हैं। तो मैं सारी अपनी बुज़ुर्ग बहनों को यही कहूँगा कि अपनी हड्डियों का ख्याल रखें, उसको कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइज वो करते रहें और जब अगर आप उसमें रिस्क फैक्टर्स आपके ज़्यादा हैं, यानी आपकी बहन में या माँ में या ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, तो आप उसके लिए ख़ास ख्याल रखें और ये दवाइयाँ बाकायदगी के साथ लेते रहें, क्योंकि इस उम्र में हड्डी का टूट जाना माजूरी का बायस होता है और माजूरी की ज़िंदगी को इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं होती।